हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ सेम रीडिंग जो हमने पहले की थी। पहले हमने इसके ट्रू फॉल्स किए थे और अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें यहाँ पे दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मोर्स कैरियर एज एन आर्टिस्ट कि इसमें हमें बात की है इन्होंने कि मोर का जो करियर था एज अ आर्टिस्ट, उसके बारे में ये सारे फिलअप्स हमें दिए हैं। तो बेसिक जो चीज़ है, हम जब भी फिलअप्स करते हैं तो उसमें अगर तो हमें डेट्स या फिर किसी साइंटिस्ट का नेम या किसी कॉलेज का नेम, अगर ये कुछ भी मेंशन हो तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर्स। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है 1930s। और गाइस, जब भी हमें 30s एस दिया हो पीछे, 30s जैसे 40s है, 50s है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी फिगर्स हैं वो हमारी होंगी 1930s, मतलब 1930 से लेकर 1939 के बीच में। वैसे ही 1940s मतलब 40 से लेकर 1949, इसके बीच में हमारी फिगर्स होंगी। वो मे बी 34 भी हो सकता है, मे बी 32 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं। अगर आपको 30s दिया है तो ट्राई करना, आपकी जो भी फिगर्स दी होंगी आपको स्टेटमेंट में, ज़रूरी नहीं कि आपको 1930s भी 30s ही एग्जैक्टली दिया हो। कभी कभी वो 1931 भी दे सकते हैं वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मोर इज़ अर्ज्ड टू ऑफर हिज डैश एंड लीव द रॉयल कॉलेज, कि जो मोर था उसे अर्ज किया गया, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया टू ऑफर हिज डैश, कि अपना कुछ चीज़ जो कर रहा था वहाँ पे उसे लीव कर दे और उसके बाद उसे छोड़ दे, और उसके बाद जो रॉयल कॉलेज है उसे भी छोड़ के चला जाए। तो फिगर आउट करते हैं। हमें ढूंढना है 1930s। तो यहाँ पर तो हमें मिला था, हमें ट्रू फॉल्स नोट गिवन के जो हमने किए थे वो यहाँ तक मिल गए थे। इसके आगे कैरी ऑन करते हैं। In 1931, he held an exhibition at the Leicester Galleries in London. His work was enthusiastically welcomed by the fellow sculptor, but the review in the press was extremely negative. मतलब जो प्रेस में थे उसके रिव्यूज़ वो क्या थे, नेगेटिव थे। and turned more into notorious figure. There were call for his resignation from the Royal College. यहाँ पे उन्होंने बात की है there were call for his resignation from the Royal College. उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या मांग की, उन्होंने कहा कि उसका रेजिग्नेशन चाहिए हमें। तो पीछे उन्होंने क्या बात की है, मोर इज अर्ज टू ऑफर हिज रेजिग्नेशन। डिमांड क्या की उन्होंने, लोगों ने क्या डिमांड की थी कि उन्हें मोर का रेजिग्नेशन चाहिए। तो ये रहा हमारा 8th। और सेकंड बात ये कि आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखना। वहाँ पे जब आप फाइनल में दोगे पेपर तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है जो आपको शीट मिलेगी। ऑल राइट, सो हमारे पास 9th वन है इन 1940s, कि हमारा जो कीवर्ड है यहाँ पे 1940s है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। मोर टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज डैश फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडिली अवेलेबल, कि मोर जो था उसने ड्राइंग की तरफ शिफ्ट क्यों हो गया, उसका क्या रीज़न था। डैश फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडिली अवेलेबल, कि वो स्कल्पटिंग करना चाहता था बट स्कल्पटिंग किस करके नहीं कर रहा था, क्या उसका रीज़न क्या था, वो हमें रीज़न यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जिस रीज़न के कारण
वो ड्राइंग की तरफ शिफ्ट हो गया, उसका जो माइंडसेट था वो ड्राइंग की तरफ हो गया इंस्टेड ऑफ स्कल्पटिंग। तो हमें यहाँ पे वो रीज़न फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके 1940s यहाँ से कैरी करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं दी हमारे पास। इन्होंने 1930s की बात की है बट पीछे उन्होंने 1940s कहा, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें यहाँ पे मिला था एक हमें आंसर, तो इसके बाद मैं ये भी था कि मैं यहाँ से भी कर सकता था, बट उन्होंने पीछे ऑलरेडी मैंशन किया 1940s, तो मतलब हमारी फिगर 1940 से स्टार्ट हो गई। In 1940s, during the Second World War, More stopped teaching at the Chelsea School and moved to farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of material forced him to focus on drawing. देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है a shortage of material forced him to focus on design. That means कि क्या चीज़ थी, किस चीज़ ने उसे स्कल्पटिंग से अवे कर दिया, उसे दूर कर दिया। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की कमी होने के कारण उसने ड्राइंग करनी स्टार्ट कर दी इंस्टेड ऑफ स्कल्पटिंग। कर लेते हैं इसका मटेरियल्स, कि उसे मटेरियल्स जो थे वो रेडिली अवेलेबल नहीं थे। मटेरियल्स। ऑलराइट, सो हमारा 10th है, while visiting his hometown, मोर does some drawing of। जब मोर अपने होम टाउन की तरफ जा रहा था तो उसने कुछ ड्राइंग्स की थी, और वो ड्राइंग्स किसकी थी वो हमें फिगर आउट करना है पीछे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। He did numerous small sketches of Londoners, later turning these ideas into large colored drawing in his studio. In 1942, he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there. कि 1942 में जब वो अपने कैसलवुड आया, अपने होम टाउन में आया, तो उसने सीरीज़ ऑफ स्केचेस बनाई जो कि थी माइनर्स की, जो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उसने स्केचेस किसकी बनाई थी, माइनर्स की बनाई थी उसने स्केचेस। तो हमारा आंसर है माइनर्स। माइनर्स। 11th है हमारे पास, मोर इज़ एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ अ, कि मोर जो था उसे एम्प्लॉयड किया गया, उसे एम्प्लॉयमेंट मिला टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ अ, किसका स्कल्पचर बनाने के लिए उसे एम्प्लॉयड हुआ था। या फिर ये पीछे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उसे किसी ने पैसे दिए थे एक स्कल्पचर बनाने के लिए, तो पैसे दिए मतलब वो एम्प्लॉयड हुआ। तो पीछे मेंशन ये भी क्या हो, जरूरी नहीं वहाँ पे पीछे उन्होंने एम्प्लॉयड ही लिखा हो, उन्होंने कुछ और भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयड की जगह पर, कि ही वॉज गिवन मनी या समवन ऑफर्ड मनी टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ अ डैश। Okay. In 1944, Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. कि 1944 में हार्लो, जो कि एक टाउन था नियर लंदन के पास, वहाँ पे किसी ने उसे मोर को कमीशन दिया, मतलब उसे पैसे दिए फॉर स्कल्पचर डिपिक्टिंग, कि एक स्कल्पचर बनाने के लिए उसे पैसे दिए। तो वो स्कल्पचर था किसका, एक फैमिली का था वो स्कल्पचर। पीछे भी उन्होंने यही कहा था कि उसे एम्प्लॉयड किया गया, उसे एम्प्लॉयमेंट मिला। मोर इज़ एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ अ, कि उसे एम्प्लॉयड किया गया, उसे पैसे मिले। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कमीशन फॉर अ स्कल्पचर डिपिक्टिंग, किसके लिए थे वो,
फैमिली, एक फैमिली की पिक्चर बनाने के लिए उसे पैसे मिले थे, उसे मनी मिली थी। फैमिली। 12th है हमारे पास, डैश स्टार्ट टू बाय मोर्स वर्क, कि किसने मोर का जो वर्क था, जो उसके वो स्केचेस बनाता था, जब वो स्कल्पचर बनाता था, वो किसने बाय करने स्टार्ट कर दिए। मे बी वो कोई बंदा भी हो सकता है, लाइक वो पीछे फीमेल्स बता सकते हैं, मेल्स बता सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी पीछे दे सकते हैं। वो फाइंड आउट करते हैं पीछे, कंटिन्यू करते हैं। द रिजल्टिंग work signifies a dramatic change in More's style, away from experimentation of 1930s toward a more natural and humanistic subject matter. He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in edition of 7 to 9 copies each. In this way, More's work became available to collectors all over the world. More's work became available to collectors all over the world. कि जो उसका काम था वो किसके लिए अवेलेबल हो गया था, कलेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यही पूछा है कि डैश स्टार्ट टू बाय मोर्स वर्क, किसने उसका काम जो था, उसके जो ड्राइंग्स वगैरह थी, किसने बाय करनी स्टार्ट कर दी, किसने परचेज़ करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन किया, जो मोर का वर्क था बिकेम अवेलेबल टू कलेक्टर्स, वो किसके लिए अवेलेबल हो गया था। मैंने आपको बताया था कि उसमें मेल्स, फीमेल्स या कोई बिजनेस मैन बता सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कलेक्टर्स, कलेक्टर्स के लिए वो अवेलेबल हो गया, कि कलेक्टर्स उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कलेक्टर। ऑलराइट, 13th है हमारे पास, मोर्स increased dash make it possible for him to do more ambitious sculptures. Make it possible for him to do more ambitious sculpture, कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मोर को फोर्स किया कि वो ऐसी और चीज़ें और स्कल्पचर बनाए। वो क्या चीज़ थी, वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कि किस चीज़ के कारण मोर ने और अपने स्कल्पचर्स जो थे वो बनाने स्टार्ट किए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें मिला था कलेक्टर्स। द बूस्ट टू हिज इनकम इनेबल्ड हिम टू टेक अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। आगे हमें पढ़ने की लोड़ ही नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। द बूस्ट टू हिज इनकम इनेबल हिम टू, कि बूस्ट किस चीज़ में मिली थी, इनकम, उसे पैसे आने स्टार्ट हो गए, जिसके कारण उसने इस प्रोजेक्ट को और सीरियस लिया और इसे बनाना स्टार्ट करता गया। तो हमारे यहाँ पे आंसर है इनकम, कि बूस्ट टू हिज इनकम। बूस्ट मतलब इंक्रीज, क्या चीज़ इंक्रीज हुई थी, इनकम, इनकम इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे इन्होंने इसका सैनोनिम यूज़ किया बूस्ट का, इंक्रीज्ड। बस आपको सैनोनिम्स अगर आते हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकम। ऑलराइट, दैट्स इट। सो ये थे आपके गाइस फिल इन द ब्लैंक्स। सो मेरी आपको बस एक ही टिप है आपको, कि आप जब भी फिलअप्स करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, चाहे वो लिसनिंग के हो चाहे वो आपके रीडिंग के हो। लिसनिंग में भी कभी कभी आपको फिलअप्स आते हैं, तो आप ट्राई करना, कभी कभी हमारे स्किप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिसनिंग है, फॉर एग्जांपल आप 1930s का करो, आपको ये वाला आपका स्किप हो गया है, तो आप अगर आपके माइंड में 1940s है तो आप कोई बात नहीं, ये आपका स्किप हो गया, छोड़ दो इसे। तो जब भी वो स्पीकिंग में आपको लिसनिंग में 1940s बोलेंगे, तो ये तो ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई 1940s आ गए तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। अगर आप मेन चीज़ नहीं पढ़ोगे, आप डेट्स नहीं पढ़ोगे, या किसी साइंटिस्ट का नेम दिया है वो नहीं पढ़ोगे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी।
सो बेसिकली वही चीज़ आपकी रीडिंग में भी है। सबसे पहले आप कोशिश करो, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं तो आप डेट्स, अगर एक्सपेरिमेंट का कोई नेम, जैसे अपने साइंटिस्ट का कोई नेम दिया है आपका, या कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम दिया है आपको, तो आप कोशिश करो सबसे पहले आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करो और उनको एज अ कीवर्ड उठाओ और पीछे फाइंड आउट करो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको तो आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।